तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि 2019 लोकसभा चुनाव की अगर यहाँ बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे कन्हैयालाल अग्रवाल जी और बीजेपी से देबश्री चौधरी थी, तो सलीम साहब थे, दीपादास मुंशी भी थी। इन सब की लड़ाई के बीच यहाँ से बीजेपी को जीत मिली। अब इस बार भी ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ से बीजेपी जीत कर निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और तृणमूल के बीच जो गठबंधन की बात चल रही थी वो हो नहीं पाई और यहाँ कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले तमाम हजरात को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। लोकसभा इलेक्शन 2024 घोषणा हो चुका है। हर पार्टी उम्मीदवार अपना दे दिया है। हमारे तृणमूल के उम्मीदवार हैं जनाब कृष्ण कल्याणी, जो रायगंज के पूर्व विधायक हैं, अभी 2 दिन पहले परसों ही रिजाइन किए हैं। द इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस, एक बात समझना होगा हम लोगों को और साथ ही साथ आम आवाम को, वोटर्स को, जो लड़ाई हम किससे लड़ रहे हैं। यहाँ पर 2 ही लड़ाई है, एक सेकुलर फोर्स है, एक कम्युनल फोर्स है। एक नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट में एक इंडिया जोट बना है। उसके तहत एक लड़ाई पूरे देश में है। आज इंडिया जोट का नाम रखने वाला कौन? ममता बनर्जी। जोट है, हालांकि हम लोगों को पश्चिम बंगाल में 42 सीट में जोट नहीं है, एक अलग बात है, लेकिन पूरे ऑल इंडिया लेवल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जोट बनाया गया है। उसके तहत मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी, हमारे तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। मिसाल के तौर पर आज दिल्ली में रामलीला मैदान में जो केजरीवाल को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ जो एक एहतजाज होगा, रैली होगा, उसमें तृणमूल कांग्रेस के लीडरशिप भी शामिल है। हाँ, सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में अलायंस क्यों नहीं हो? पश्चिम बंगाल में अलायंस नहीं होने का कारण ही है जो अधीर रंजन चौधरी, लाल कांग्रेस, अगर ओरिजिनल कांग्रेस होता तो यहाँ पर भी अलायंस होता है। वो लाल कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी और यहाँ का एक लाल कांग्रेस, आपका पूर्व विधायक जो यहाँ से प्रत्याशी हुए हैं, ताकि गठबंधन होता तो प्रत्याशी जाहिर सी बात है दीपादास मुंशी होता है, प्रत्याशी भी नहीं हो पाता। इसको प्रत्याशी होने से मतलब है, इसे एक आवाज़ इधर से उठा और एक आवाज़ उधर से उठा, और ये तो प्रदेश अध्यक्ष भी है, जिस वो लोग चाहा हर मुमकिन उसको पार्टी का फंडिंग चाहिए, इसको कैंडिडेट चाहिए, इसीलिए ये लोग चाहा जो तृणमूल के साथ किसी तरह से भी अलायंस नहीं हो। खैर नहीं हुआ। 42 उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस दिया है। वो लोग जो लोग हारे हुए पार्टी CPM फॉर वो लोग कांग्रेस, वो लोग अलायंस ISF घोषणा किया, जो वो लोग अलायंस करेगा। देखिए, मालदा में ISF कैंडिडेट उतार दिया है, मुर्शिदाबाद में मोहम्मद सलीम भी CPM से कैंडिडेट, वहाँ भी ISF का कैंडिडेट है, कोच बिहार में फरार वो लोग का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट है। वो लोग अगर हारे हुए पार्टी अलायंस को नहीं कर पाए तो उसमें तृणमूल तो जीता हुआ पार्टी है, यहाँ पर तृणमूल का रूलिंग सरकार है, तृणमूल कैसे अलायंस कर लेगा? तो तृणमूल हमेशा से ही चाहता था जो 2 सीट दिया जाएगा, वो लोग 2 में लेगा नहीं, इतना डिमांड रखो ताकि वो अलायंस हो ही नहीं, अलायंस नहीं हुआ। हम 5 सीट की भी बात आई थी, 5 सीट वो लोग बोल रहा था। हम लोगों का पार्टी के सूत्र से जो खबर था जो 2 सीट का ही बात है, 2 सीट देना चाहता है, लोग लेगा नहीं। तो हम 2019 में, आपका वीडियो आपका चैनल देखने से पता चलेगा, 2019 में भी बोले थे आपको, जो एक भी सीट पूरे पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट नहीं जीतेगा, नहीं जीता था। 2 सीट सिर्फ कांग्रेस जीता था। 2021 में हम आपको बोल रहे थे जो एक भी विधानसभा का सीट वामफ्रंट और कांग्रेस कोई नहीं जीतेगा, नहीं जीता था। इस बार भी आपको दावे के साथ बोल रहे हैं जो 42 का 42 सीट में वामफ्रंट कांग्रेस हारेगा, और हारेगा ही नहीं, बुरी तरीके से हारेगा। ये वोट कटवा का रूप इख्तियार किया है, इन लोगों के पास कोई वोट नहीं। आज रायगंज लोकसभा का ही मान लीजिए, रायगंज लोकसभा में यहाँ पर कांग्रेस का MP था, वामफ्रंट का MP था, पिछला 5 साल पहले बीजेपी का भी MP हुआ, जो मंत्री भी हुआ, 2 साल बाद उसको चेंज किया गया। तो यहाँ का आदमी टेस्टेड है, एक भी बार तृणमूल कांग्रेस का MP नहीं हुआ है। आदमी ये रुझान बना लिया है कि तृणमूल कांग्रेस का MP इस बार करना ही है। पिछला बार जो आदमी गलती किया था, हम लोग शुरू से ही बोल रहे थे, ये लोग का देखिए प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग कुछ सिलेक्टेड आदमी है, हमेशा ये लोग अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा बोलेंगे।
इन लोगों का मोहम्मद सलीम पहले से रनिंग एमएलए था, एमपी था। उसके बावजूद जब कन्हैयालाल अग्रवाल का नाम आया, ये लोग बोलने लगा वो तो आरएसएस का आदमी है, ये अगर एमपी होता है तो होने के बाद ये बीजेपी में चला जाएगा। एक प्रोपगंडा के तहत इस्लामपुर, ग्वालपकोर, चकेले से कुछ चंद सिलेक्टेड आदमी, और ये बात इस तरह से फैल गया, आदमी खाया भी। हम लोग बाद में एहसास किए जो इसका असर कुछ पड़ा, और ये लोग बता रहा था कि बीजेपी का और वामफ्रंट का ही फाइट है, किसी भी तरह से तृणमूल के साथ लड़ाई ही नहीं है। और उस वक्त का विधानसभा का रिजल्ट भी ऐसा ही था, 2 सिर्फ विधानसभा 7 में से 2 विधानसभा तृणमूल का था, 2 वामफ्रंट का था, 3 कांग्रेस का था। तो आदमी भी समझा जो शायद यही होगा। लास्ट में आदमी कुछ गलती किया, आदमी से गलती हुआ। 1,83,000 वोट मोहम्मद सलीम पाया, 83,000 वोट दीपादास मुंशी पाने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस का वोट आया था 4,60,000 और बीजेपी का वोट आया 5,11,000। तो किसके साथ फाइट हुआ? तृणमूल के साथ। हम लोग 60,000 वोट से हार गए। इसका मतलब आदमी, अगर इन लोगों के प्रोपगंडा में आने के बाद आदमी से गलती हो गया, आदमी काउंटिंग के बाद पछता रहा था, जो आज बीजेपी जीतने के पीछे हम लोगों का कहीं ना कहीं हाथ है। आज देखिए सीएए जो पास हुआ वो इन लोगों का हाथ है, जो लोग इस तरह का अफवाह फैलाया और आदमी को विभ्रांत करके कुछ वोट कटवा दिया। कटवाने के बाद बीजेपी का एमपी जीता। आज बीजेपी का एमपी तो उसमें रहा ना शामिल सीए पास कराने में। तो आज इस तरह से किया, लेकिन इस बार आदमी फिर भी वो लोग यही शुरू किया है। जो तृणमूल कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, बीजेपी से लाके एक उम्मीदवार को खड़ा किया, ये जीतेगा, जीत के बीजेपी में चला जाएगा। अरे भाई, जो कांग्रेस का कैंडिडेट हुआ है वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक से आया हुआ है, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी कांग्रेस से आया हुआ है। यहाँ तो तीनों प्रत्याशी किसी न किसी पार्टी को चेंज करके किसी पार्टी में आया है। अगर ये जीतने के बाद चेंज कर सकता है तो क्या वो चेंज नहीं कर सकता है? ये लोग कह रहे हैं कि कृष्ण कल्याणी जीतने के बाद हो सकता है कि वो बीजेपी को समर्थन कर दें, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाए। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बने तो ममता बनर्जी ओपोजिशन में रहेगी। 2004 से 2014 तक जो सरकार था, क्या उसमें ममता बनर्जी का समर्थन नहीं था? हाँ। ममता बनर्जी को छोड़ के अगर सरकार बनेगा तो ये लोग जो तथाकथित लाल कांग्रेसी सब है, ये लोग जो बोल रहा है, यही बात सेंट्रल का कांग्रेस, जयराम रमेश, जिसका नाम ये लोग पहचानता भी नहीं होगा, जयराम रमेश बोल दे जो नहीं ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को समर्थन कर देगा, नहीं, वो लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको ही जानता है आज अगर पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर कोई सबसे बड़ा सेकुलर फेस है वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी के बिना इंडिया सरकार नहीं हो सकता, इसलिए ममता बनर्जी के अगेंस्ट में तो कोई बोल नहीं रही है। अब ये लोग बोल रहे हैं, लोग का तो अपना मुफाद है, अपने मुफाद के चक्कर में किसी को टिकट चाहिए था, किसी को पार्टी फंड चाहिए था, तो इसीलिए अब अधीर चौधरी का ही बात लीजिए, उसके साथ तो बहुत बड़ा खेला हो गया। वो तो पिछला बार जिस तरह से वो जीत गया था, इस बार जीत पाएगा? जमानत जब्त हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट उतारा गया है मैदान में, यूसुफ पठान, उसका जमानत जब्त करता है। कैंडिडेट घोषणा होने के बाद ही अंड संड बोल रहे हैं, माथा में कभी टोपी लगा लेते, कभी कलमा, कभी सूरा, कभी ये कभी वो, जिस तरह का वो उसका बयानबाजी चल रहा है। अभी इलेक्शन होगा, आने दीजिए, रिजल्ट के बाद आपको। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, जैसा कि ये सीट बहुत दिनों से यहाँ की विधानसभा सीट जो है वो वामफ्रंट के पास ही थी, फॉरवर्ड ब्लॉक के पास, बीच में कांग्रेस के पास भी आई थी। तृणमूल की सरकार होते हुए भी राज्य में ये सीट जीतना मुश्किल हो रहा था तृणमूल कांग्रेस के लिए, ये दावा करते हुए कि बाहर से जो है कैंडिडेट ला दिया जाता है। 2021 में यहाँ का जो है लोकल कैंडिडेट दिया और लोगों ने जमकर वोट किया, और जो उनका सालों का रिकॉर्ड था वो टूटा 2021 में। लेकिन अब चूँकि लोकसभा का चुनाव है और प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं वो चाकुलिया विधानसभा के ही हैं, तो लोगों को उनसे भी लगाव है। कृष्ण कल्याणी रायगंज के, कार्तिक पाल हो गए आपके कलियागंज के, हालांकि रायगंज लोकसभा सीट से ही हैं, लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के लिए आपकी रणनीति क्या होगी कि यहाँ का जो घर का बच्चा, जैसे आप लोग कहते हैं गोरेड़ चौहा, तो ये भी तो है, यहाँ की क्या रणनीति होगी आपको इनको रोकने के लिए? क्योंकि ये कहते हैं कि ना जो कांग्रेस को जाएगा नुकसान तृणमूल को ही होगा, क्योंकि बीजेपी का अपना एक वोट बैंक है। कांग्रेस में जो वोट जाएगा वो तृणमूल को नुकसान करेगा, और तृणमूल में जाएगा वो कांग्रेस को नुकसान करेगा। नहीं, ये बात तो सही है कि गोरेड़ चौहा हम लोग कभी नहीं बोले थे, इन्हीं लोगों का स्लोगन है, सब कोई घर का ही होता है। एक आइन के तहत, नियम के तहत जब रायगंज लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है तो सब हिंदुस्तान, हम लोग पूरे हिंदुस्तान ही हो बातें हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को पहले ये तय करना होगा कि हम लोग लड़ किसके साथ रहे हैं और लड़ कौन रहा है, जीतेगा कौन, किसके साथ लड़ाई हो रहा है। आज अगर हम लोग
अब जिसका बात बोल रहे हैं, जो हम इसके साथ लड़ रहे हैं यहाँ के पूर्व विधायक, तो उसी के साथ तो हम लोगों का लड़ाई शुरू से है। 2019 में भी उसी के साथ लड़े थे, उसी के अगेंस्ट में लड़े थे। 2019 में हमारा एमएलए नहीं था, वो खुद रनिंग एमएलए थे, उसका रनिंग एमपी था, फिर भी हम लोग उसको 3 नंबर में रखवाए थे। 39,000 वोट पाया था, हम लोग 60,000 वोट पाए थे, 20,000 पीछे था, बीजेपी सेकंड में था। 2021 में वो रनिंग एमएलए थे, उसको 3 नंबर में रखा गया, 28,000 वोट पाया, जमानत जब्त हुआ, 3 नंबर में रहा। और इस बार भी यहाँ का अवाम उसको 3 नंबर में ही रखेगा, और सिर्फ नंबर उन लोगों के बीच में एक लड़ाई है जो कौन 2 नंबर में आएगा। यहाँ पर नंबर 1 तृणमूल कांग्रेस हो गया। आज का यहाँ का अवाम, चकलिया का अवाम, ग्वालपोखर का अवाम तो 2011 के बाद ही समझ गया था जो एक एमएलए का क्या फंक्शन होता है, एक क्या पावर होता है। आज चकलिया का अवाम यहाँ पर 2021 में एमएलए मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद को जिताने के बाद एमएलए क्या फंक्शन होता है आज आम आवाम को पता चला है। हम दावे के साथ कहते हैं कि आज पूरे विधानसभा में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर 2-1 काम मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद के द्वारा नहीं हुआ है। लेकिन ये जो महाशय जो प्रार्थी हुए हैं, उम्मीदवार हुए हैं कांग्रेस से, ये 2009 से 2011 तक ग्वालपोखर और चकलिया जब एक विधानसभा था उसके एमएलए थे। 2 साल में 2 काम बता दे ग्वालपोखर चकलिया का। यहाँ पर 10 साल रहा चकलिया में, 10 काम बता दे अपने इलाके में जो चकलिया में हम काम किए। तो आदमी काम के लिए वोट देता, आदमी वोट क्यों देता है? ये सिस्टम है कि काम करना सरकार का काम है। मैं आपके सुख दुख में साथ हूँ, आपके लिए आवाज़ बुलंद करता हूँ। आप किसी मुसीबत में होते हैं, मैं वहाँ जाके खड़ा होता हूँ। बताए एक ऐसा दुख सुख बताए, एक ऐसा मुसीबत बताए, किस दुख सुख में किसके साथ रहा है? कोरोना जैसा बड़ा एक महामारी हुआ, कलकत्ता में बैठा हुआ था। हाँ, हवाबाजी उसका काम है। फ़ोन में उस वक्त भी लाइव आता था, वीडियो करता था, वीडियो बनाता था। आपका वीडियो में जाइए, आपका चैनल में जाइए, चकलिया वाला चैनल, किसी भी चैनल में जाइए, जाके देखिए रिकॉर्ड में। उस वक्त यहाँ का जो अभी एमएलए है मिन्हाजुल आरिफिन आज़ाद, उस वक्त एमएलए भी नहीं था, उसके द्वारा सिरसी मदरसा में कैंप लगा के बाहर से आए हुए माइग्रेंट लेबर को कंटिन्यू खाना खिलाया जा रहा था। हम ये नहीं बोल रहे जो खाना खिला के एहसान कर देंगे, उसका हेल्प हम लोग रात दिन, जब एक अपना आदमी एक अपने आदमी को टच नहीं करता था, उस वक्त हम लोग मास्क लगा के आदमी का हेल्प करते थे। लेकिन वो तो फ़ोन में करता था। अब फ़ोन में क्या किया नहीं किया हम लोग तो देखे नहीं। हाँ, कुछ हम तो बोले उसका सिलेक्टेड आदमी है, वो कुछ करे या ना करे, इस तरह का एक माहौल बनाएगा फेसबुक। तो फेसबुक सोशल मीडिया का एहसान माने, ये अगर नहीं होता तो ये लोग कभी नज़र नहीं आता। मार्केट में कहाँ है उस वक्त भी, आज भी हम लोग बोल रहे इन लोगों के पास कुछ सिलेक्टेड, हर गांव में 2-3-4 ऐसे समर्थक है, ये रहेंगे पूरा दिन अपने घर में सो के, लेकिन सवेरे उठ के जहाँ पर 4 आदमी बैठा रहेगा वहाँ पर जाके बैठ के बोलेंगे वो आज तो हम ग्वालपोखर गए थे, पूरा उलट गया है, सब इसी को दे रहा है। वो अब कल दूसरे जगह में बैठ के बोले कल तो हम निजामपुर गए थे, पूरा उलट गया है। ये इन लोगों का एक चेन सिस्टम काम करता है, आदमी जानता है। इसीलिए आदमी इस बार कोई चक्कर में नहीं आएगा। आदमी जानता है, पछता रहा है जो ये सब करने से बीजेपी। हाँ, अगर वो कोई भी मेरा कांग्रेसी साथी बता दे हमको, पॉलिटिक्स होता है एक आंकड़ा, एक हिसाब का लड़ाई, किस हिसाब से, किस एंगल से वो लोग जीतेगा या कॉन्टेस्ट करेगा, वो बता दे, हम लोग भी सोचेंगे। वो तो हर पार्टी का होता है, एक सोशल मीडिया सेल या एक कर्मी जो होते हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं, वो हर पार्टी का। तो आप लोगों में भी अभी कुछ 2-3 दिन पहले की बात है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के अलीमरानंद विक्टर ने, उनने एक बात कही कि मेरी लड़ाई 2 पूंजीपतियों से है। कृष्ण कल्याणी, कार्तिक पाल 2 पूंजीपति है। 2 पूंजीपति पार्टी के पास अलग अलग फंड है, लेकिन कांग्रेस का जो फंड है उसको, उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इस कारण उनको वहाँ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी। अभी उन्होंने QR कोड जारी किया है, उनके तहत वो लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसमें आपकी जो है सोशल मीडिया सेल लगी पड़ी है कि क्या है इसमें? इमोशनल ब्लैकमेल तो कोई कहता है धंधा है, हम तो कोई कहता है और कुछ है, हम तो ये क्या है? हम तो दूसरा मीडिया सेल तो सबका है, हम तो दूसरा ही सुने। हम जो परसों रायगंज गए तो रायगंज के गलियों में ये आवाज़ था कि मोहित गुप्ता और अली इमरान रमज के का जब से वो कांग्रेस में आया है एक बाग युद्ध, पूरा एक लड़ाई चल रहा था, अचानक ये सोल्व कैसे हो गया? तो वहाँ पर कुछ आदमी बोल रहा था, अपना बात कर रहा था, जो इन लोगों के बीच में एडजस्टमेंट हो गया। जो कृष्ण कल्याणी रिजाइन करने के बाद यहाँ पर बाई इलेक्शन होगा तो प्रार्थी होगा मोहित गुप्ता,
तो अभी जो लोकसभा में जो फंड पार्टी का आएगा वो पूरा मोहसिन गुप्ता को दे देना होगा और टिकट इसको वो छोड़ दिया। बात तो ऐसा भी सुने था, क्या सही है क्या गलत है, तर्क है, तथ्य के आधार पर कोई तर्क हो तो वो अलग बात है। तथ्य तो वो आदमी से हम प्रूफ तो नहीं मांग सकते है ना। हाँ, रहा बात QR कोड जारी करके वोट ले, तब वो जब पहली बार इलेक्शन में खड़ा हुआ था उस वक्त भी आदमी उसको रुपया दिया था, वोट दिया था, उसका दावा था और हम लोग भी देखे थे जो ने रुपया दिया था। तो आदमी रुपया देगा, क्यों देगा? वो बोल रहा है 2 पूंजीपतियों से लड़ाई है, वो तीसरा पूंजीपति है। आप लोगों को आइडिया नहीं है जो चकलिया ब्लॉक का कितना बड़ा पैसा वाला वो है। उसका पिताजी से लेके उसका चाचा, उसका 3 पीढ़ी MLA मिनिस्टर रहने के बाद वो क्या साबित करना चाहता है? जो वो गरीब है, ये काम नहीं किया इलाके में, 44 साल तक हुकूमत करने के बाद ये काम नहीं दिखा पाएगा, फिर भी वो गरीब है। जिस लड़ाई को वो लड़ा है अपना फायदा होने के बाद उस लड़ाई को छोड़ दिया है। चाहे वो चकलिया हाई स्कूल वाला रोड में वो दारू भट्टी का जमीन हो, चाहे किशनगंज का जमीन हो, किसी भी लड़ाई को वो लड़ के जब उसका बेनिफिट हुआ है वो अपना साथी को छोड़ के आगे बढ़ गया है। वो फायदा के लिए सबसे बड़ा बिजनेस, हम तो कहते हैं वो दोनों छोटा मोटा बिजनेसमैन होगा, सबसे बड़ा बिजनेसमैन ये है। ये तो पॉलिटिशियन जितना है उसका डबल ये बिजनेसमैन है, इससे बड़ा बिजनेस। इसका कितना प्रॉपर्टी कलकत्ता में आपको पता है? तो ये आदमी को इमोशनल ब्लैकमेल जिस तरह से पहले करता था, आइए चंदा दीजिए, वोट दीजिए, उसी तरह से उसके बाद बहुत रुपया है, लेकिन वो आदमी को इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, जो आदमी तो अब यहाँ का आदमी तो हमको भूल रहा है, यहाँ का आदमी समझ गया है जो MLA का क्या पावर और फंक्शन होता है। हमको और दोबारा कहते क्या एक नया एक प्रचार का सिस्टम लाया जाए, इससे क्या होगा? कुछ बेकार जो सब पॉलिटिक्स का पी भी नहीं समझता है, नाबालिग टाइप का, अभी नया ना 2-1 साल 5 साल हुआ वोटर लिस्ट में नाम आया, ये लोग दुनियादारी पॉलिटिक्स जानता भी नहीं है। वो लोग सोचता है जो बस चकलिया, बिनारधोरे, शिकारपुर, खिगिटोला, ये कुछ गांव मिलके एक लोकसभा है, उसको पता भी नहीं है जो 7 विधानसभा लोकसभा के अंदर आता है और 1623 बूथ है। 1623 बूथ में आधा बूथ में पोलिंग एजेंट भी कांग्रेस का नहीं होगा, ये अपने आप में सही है। बीजेपी का आधा पोलिंग एजेंट सेट नहीं होगा। अभी एक कांग्रेस का साथी मिला था, उसको हम बता रहे थे जो आप जो बोल रहे हैं जो हम लोग जीतेंगे, अच्छा बताइए आप कैसे जीतेंगे? 1623 बूथ में आपका पोलिंग एजेंट होगा। वो अचानक एकदम बोल दिए, बोले नहीं हम लोग अगर नहीं जीतेंगे तो आप लोग को हरा तो पाएंगे। वो लोग हम लोगों को हराने का लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अवाम इतना बड़ा बेगुन है। अवाम क्या उसका गुलाम है? अवाम मेरा गुलाम है? अवाम किसी का गुलाम है? अवाम समझता है किसके साथ किसका लड़ाई। नरेंद्र मोदी को हराना है तो ममता बनर्जी के प्रत्याशी को वोट देना है। आज खिगिटोला का आदमी परसों बोल रहा था, जो खिगिटोला का आदमी सब कोई मिलके उसके पास आया था जब वो 2017 में MLA था, वहाँ पर खिगिटोला घुसते हुए एक ब्रिज, एक कलवट है, उड़ गया था। उसके पास आया था, वो सीधा बोला था जो हम क्या कलवट बनाने के लिए MLA बने हैं, हम कानून बनाने के लिए MLA बने हैं। वो लोग गुस्सा करके गया, 2021 में मिन्हाजुल अरफीन आज़ाद को वोट दिया। उससे पहले ही मिन्हाजुल अरफीन आज़ाद जिला परिषद मेंबर था, वहाँ का कलवट बनवाया। आज वो लोग दिखा दिया जो तुम कानून बनाने के लिए बनो तो जाओ कानून बनाओ, घर में बैठ के बनाओ। जो कलवट बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, रास्ता बनाएगा, आवाम का काम करेगा, हम उन लोगों को लाएंगे। आज हम अपना बात बता रहे हैं, मेरा अभी 6 महीना हुआ सभापति बनने का। मेरा पंचायत समिति एरिया जो खिगिटोला है, शिकारपुर से लेकर खिगिटोला, आज के डेट में हम पंचायत समिति से 7 लाख, साढ़े तीन लाख का बल्लीगोरा मदरसा में, 3.5 लाख का खिगिटोला मदरसा में, 7.5 लाख का खिगिटोला जाने का ईदगाह वाला रास्ता ये पंचायत समिति से करवाए। और फिर पंचायत अपने पार्टी से बात करके पोतोश्री का 1 करोड़ 2 लाख का रास्ता एक खिगिटोला गांव से हाजीपुर तक आएगा, रनिंग काम चल रहा है। तो हम तो जानते हैं 1 करोड़ 16 लाख का काम हम कराए। बीच में कब्रिस्तान भी है, बीच में कब्रिस्तान, 1 करोड़ 16 लाख का काम हम अपने इलाके में कराए। मेरे पास तर्क है, हम बता रहे हैं। इसी तरह से मेरा कोई कांग्रेसी साथी, लाल कांग्रेसी साथी जो लोग कल तक फॉरवर्ड लोग था, वो लोग बता दे जो लोग ये काम किया वो काम किया, नहीं बोलो। इन लोगों का हवाबाजी, बयानबाजी, चकलिया का आदमी, गोलबगर का आदमी सुन सुन के परेशान था, परेशान है। ना तो आदमी चंदा देगा ना वोट देगा। आदमी वोट ममता बनर्जी के प्रत्याशी कृष्ण कल्याणी को देगा, क्योंकि यहाँ कृष्ण कल्याणी जीतेगा। 2021 का विधानसभा इलेक्शन में 6 उम्मीदवार, 7 में से 5 उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस का जीता है। रायगंज बीजेपी से जीता था, कृष्ण कल्याणी तृणमूल में आया है। 6 अभी तृणमूल का मान लीजिए MLA है। हिसाब में जाइए आप, आंकड़े में जाइए, 6,79,000 वोट तृणमूल कांग्रेस को रायगंज लोकसभा में मिला है। 1,04,000 वोट सिर्फ वामफ्रंट को मिला था, वामफ्रंट और कांग्रेस को।
और 5,11,000 जो विधानसभा में मिला था इसको बीजेपी को, पिछला बार लोकसभा में मिला था 5,11,000, इस बार विधानसभा में हिसाब जोड़िए 5,13,000, मतलब 2,000 वोट वो लोग का ऐड हुआ है। लेकिन ये 2,66,000 वोट पिछला बार आदमी बर्बाद किया था 63,000 दीपादास मुंशी को देके और 1,83,000 मोहम्मद सलीम को देके 2,66,000 में आ गया है अभी 1,04,000 में। और मेरा दावा है कि इस बार जो प्रत्याशी कांग्रेस और वामफ्रंट का हुआ है, इस बार वो 1,04,000 भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, इस पार ही रहेगा। तो लड़ाई बीजेपी और तृणमूल की 100% लड़ाई नहीं, लड़ाई तो उन लोगों का है, कांग्रेस का और बीजेपी का लड़ाई है, सेकंड और थर्ड होने का लड़ाई। जीत तृणमूल कांग्रेस का है और बहुत दूर है तृणमूल कांग्रेस के आसपास में लोग नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।